Assalamu alaikum, FSC second year. I'm Sonia Gulbaz, and today I will teach you in this lecture about Mendel's law of inheritance. But before starting Mendel's laws of inheritance, first we will get an introduction who was Mendel and how he started performing his experiments. So, uh, this is page 164 of your book of biology. So, Gregor Johann Mendel, he is known as the founder of classical genetics. So he formulated two laws, law of segregation and law of independent assortment. Who was he? He was a priest. Christian जो preachers होते हैं, he was one of them. He was priest and उसके पास एक गार्डन था जहाँ पे वो रहता था, जिस मोनेस्ट्री में रहता था वहाँ पे उसी गार्डन में उसके पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि वो गार्डनिंग करता था, प्लांट्स ग्रो करता था और वहाँ वो बहुत सारे ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किया करता था. ही परफॉर्म सीरीज़ ऑफ ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स जिसमें ख़ास तौर पे उसने पाइसम सेटिवम पे जो थे उसने दैट इज़ अ पी प्लांट, साइंटिफिक नेम ऑफ अ पी प्लांट, उसने इस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए. इसकी वजह ये थी, अक्सर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि वाई पी प्लांट वॉज सेलेक्टेड फॉर एक्सपेरिमेंटल ब्रीडिंग्स एंड वाई व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ग्रोइंग पी प्लांट. सो ये आपको इस पैराग्राफ में से फर्स्ट पैराग्राफ की जो फर्स्ट 2-3 लाइंस के बाद आपको जो मिलेगा वो यही है कि पाइसम सेटाइवम जो है वो किस तरह का प्लांट है. पहली बात है कि नंबर 1 यू कैन राइट इन पॉइंट्स, इट इज़ hermaphrodite. Here is the word hermaphrodite. hermaphrodite means इसमें दोनों तरह की सेक्सेस मौजूद थी. ये सेल्फ फर्टिलाइजिंग था प्लांट, बट इसको जो है वो क्रॉस फर्टिलाइज भी करवाया जा सकता था. सो फिर ये 2 पॉइंट्स हो गए. नंबर 1, दिस प्लांट वॉज hermaphrodite मीन्स बोथ सेक्सेस वर इन द सेम प्लांट. नंबर 2, it was normally self fertilizing and also we can do cross fertilization. So as within, and also number 3, it can produce its generations in a very small time gap. So generational gap इसका जो था वो बहुत short था. Within short time you can raise different many generations of pea plant. So fourth point is it had many sharply distinct trait. वाज़िया क्लियर डिफरेंस बताने वाली जो ट्रेट्स हैं उनको sharply distinct traits कहते हैं, जिसके बारे में अभी हम सीखेंगे कि कंट्रास्टिंग ट्रेट्स या फिर शार्पली डिस्टिंक्टिंग ट्रेट्स होती क्या हैं. ये वो ट्रेट्स होती हैं, ईच ट्रेट हैड टू क्लियर कट ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स और वैराइटीज़. So what are the contrasting traits? Contrasting pair of traits are those traits which show clear cut two alternative forms or varieties. For example, जो seed है उसकी जो शेप है वो या तो वो राउंड है या वो रिंकल्ड है. जैसे कि अभी हम नेक्स्ट एक चार्ट है जिसमें 7 कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेट्स को जो था वो मेंडल ने डिफ़ाइन किया था. सो उसको हम स्टडी करेंगे. आपके एग्ज़ाम में डेफिनेशन आ सकती है कि डिफ़ाइन कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेट्स. सो कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेट्स क्या है, फर्स्ट पैराग्राफ की एंड लाइंस में आपको मिलेगा. each that such traits that had clear cut alternative forms or varieties are known as contrasting traits. ऐसी traits जो वाज़िया बताती हैं, डिफरेंस शो कर देती हैं, जो बड़ा प्रोमिनेंट डिफरेंस होता है उसको कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेट कहते हैं. और मेंडल ने 7 ऐसी ट्रेट्स के ऊपर जो था वो फोकस किया था. इन ट्रेट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए यू गाइज हैव टू लर्न दिस चार्ट that is given on next page. So here is the chart of 7 contrasting traits. पहली ट्रेट है प्लांट की हाइट. आपको इस चार्ट में
फर्स्ट ट्रेट मिलेगी प्लांट की हाइट। प्लांट की जो हाइट है वो टॉल या शॉर्ट हो सकती है, वाज़ह सी बात है, या तो प्लांट टॉल है या फिर शॉर्ट है। सो ये एक कंट्रास्टिंग ट्रेट होगी। इसी तरह दूसरी ट्रेट है फ्लावर कलर। फ्लावर कलर या तो पर्पल है या फिर वाइट है, इन बिटवीन कोई नहीं है। फ्लावर पोजीशन, या तो फ्लावर जो है वो लीव्स, जहाँ से लीव अटैच्ड है मेन स्टॉक के साथ, उस जंक्शन से निकल रहा है जिसको एक्सियल कहते हैं। अगर वो एक्सियल है तो वो उस मेन लोकेशन से जो है अराइज हो रहा है। जैसे आपको इस डायग्राम में पता चलेगा कि जहाँ से लीव अटैच्ड है स्टॉक के साथ, अगर उस मेन लोकेशन से फ्लावर अराइज हो रहा है तो एक्सियल कंडीशन। या सम टाइम फ्लावर टिप के ऊपर होता है, बिल्कुल टिप के ऊपर, जो लास्ट एंड है उस स्टॉक का उसके ऊपर है, तो दैट इज़ टर्मिनल फ्लावर। फ्लावर या तो एक्सियल है या फिर टर्मिनल है। पी कलर जो है वो या तो पोड का कलर ग्रीन है या फिर येलो है। पोड की शेप इन्फ्लेटेड है या फिर कंस्ट्रिक्टेड। इन्फ्लेटेड मीन फूला हुआ है या बहुत ज़्यादा प्रेस्ड है, सो वो कंस्ट्रिक्टेड शेप हो जाएगी। सीड कलर येलो है या ग्रीन है। सीड शेप राउंड है या रिंकल्ड है। दीज आर द 7 कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेट्स जो कि आपको बहुत अच्छे से जो है वो आनी चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं ट्रू ब्रीडिंग लाइन क्या होता है। सो व्हाट आर ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स। सो इसमें आपको सेकंड पैराग्राफ में मिल जाएगा, ही फर्स्ट एस्टैब्लिश ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स और varieties for each trait. A true breeding variety upon self-fertilization always produce ऑफस्प्रिंग्स आइडेंटिकल टू पेरेंट्स। ट्रू ब्रीडिंग लाइन क्या होती है? एक ऐसी लाइन जो बिल्कुल सेम ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करती है, जिसका जेनेटिक मेकअप ऐसा है कि वो कुछ ज़्यादा वेरिएशन नहीं देगी, सेम इंडिविजुअल प्रोड्यूस करती है, बिल्कुल सेम, तो दैट इज़ अ ट्रू ब्रीडिंग लाइन। सो व्हाट इज़ अ ट्रू ब्रीडिंग लाइन? अ ट्रू ब्रीडिंग लाइन variety is such a breeding line or variety that upon self-fertilization always produce offsprings identical to the parents. For example, अगर कोई राउंड सीड है तो वो ट्रू ब्रीडिंग लाइन का है, तो वो राउंड सीड्स ही प्रोड्यूस करेगा अपनी सब जनरेशन्स में। सिमिलरली ट्रू ब्रीडिंग रिंकल जो है वो रिंकल्ड ही प्रोड्यूस करेगा। सो ऐसी वैरायटी जो फर्टिलाइजेशन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाने पर अपनी सेम जो है वो जनरेशन दे रही है, सेम करेक्टरिस्टिक की, तो दैट इज़ अ ट्रू ब्रीडिंग लाइन। एक होती है क्रॉस फर्टिलाइजेशन और एक होती है सेल्फ फर्टिलाइजेशन। सेल्फ फर्टिलाइजेशन ये होता है कि अगर सेम इंडिविजुअल के ऊपर ही मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं और उसको फर्टिलाइजेशन उसमें करवा दी जाए तो दैट इज़ अ सेल्फ फर्टिलाइजेशन। लेकिन अगर उसको डिफरेंट प्लांट के साथ या डिफरेंट इंडिविजुअल के साथ क्रॉस किया जा रहा है तो दैट इज़ अ क्रॉस फर्टिलाइजेशन। सो दिस इज़ अबाउट द ट्रू ब्रीडिंग variety that you have to learn. So at page 165 you have learned 7 contrasting pair of traits. So मेंडल ने 14 प्योर ब्रीडिंग लाइंस जो थी इन 7 करेक्टर्स की इसने जो थी वो प्रिपेयर की थी। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या किया गया? नेक्स्ट स्टेप में इसने क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवा दिया उन प्लांट्स को जो 1 करेक्टर में डिफ़र कर रहे थे। इसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। यहाँ पे हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस का भी लर्न करेंगे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। इसी चार्ट के नीचे जो पैराग्राफ है उसमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस की डेफिनेशन भी गिवन है। जब आप ऐसा क्रॉस करते हो जिसमें एक वक्त में एक ही ट्रेट को या एक ही करेक्टरिस्टिक को आप स्टडी कर रहे हो तो दैट इज़ अ मोनोहाइब्रिड। मोनो मीन्स 1, आप एक ही ट्रेट को जो है वो स्टडी करते हो। So the offspring of such a cross are called monohybrids. He cross fertilized a true breeding round seed male plant with a true breeding wrinkle seeded female plants. True breeding line के plants लिए थे 2। एक जो था ट्रू ब्रीडिंग राउंड था तो वो राउंड सीड्स ही प्रोड्यूस करने के कैपेबल था, और दूसरा रिंकल सीड प्रोड्यूस करने के कैपेबल था। उन दोनों को इसने क्रॉस फर्टिलाइज़ करवा दिया। दोनों इंडिविजुअल्स को जब फर्टिलाइज़ करवाया गया तो क्योंकि सिर्फ हम सीड की शेप की बात कर रहे हैं,
एक वक्त में एक करेक्टर को देख रहे हैं तो दैट वुड बी अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस. इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस वी फॉलो वन ट्रेट और वन करेक्टरिस्टिक एट अ टाइम. So that is a monohybrid cross. So this is about the law of segregation. But first we will just learn कि वो किस तरह से मेंडल ने क्रॉसेस किए थे. आपको पता है that partner of a gene pair is allele. सो आपने एक ही ट्रेट की दो अलील्स लिखना ज़रूरी है. जब आप क्रॉस बनाते हो तो आप उसमें एक ही ट्रेट की दो दो अलील्स मेंशन करते हो. जैसे कि आपको इस क्रॉस में पेरेंटल P1 शो करता है फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन को, क्योंकि ट्रू ब्रीडिंग राउंड सीड था तो कैपिटल आर से आप शो करोगे. ट्रू ब्रीडिंग वो होता है जिसकी दोनों अलील्स एक जैसी हैं और वो उसी तरह के ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करता है, क्योंकि उसमें जो अलील है वो एज इट इज़ अलील ऑफस्प्रिंग में पास हो जाती है. सो कैपिटल आर एंड कैपिटल आर ट्रू ब्रीडिंग राउंड सीड. दूसरी जो ट्रेट है, दूसरा जो इंडिविजुअल है वो ट्रू ब्रीडिंग रिंकल्ड है. रूल ये होता है क्रॉस बनाने का कि अगर आपने डोमिनेंट ट्रेट को कैपिटल आर से शो किया है तो रिसेसिव को आप स्मॉल आर से शो करोगे. अगर आपने ट्रू ब्रीडिंग राउंड सीड को आर से शो किया है तो ट्रू ब्रीडिंग रिंकल को आप डब्ल्यू से शो नहीं कर सकते, आप उसको स्मॉल आर से शो करोगे. सो ट्रू ब्रीडिंग राउंड को ट्रू ब्रीडिंग रिंकल के साथ क्रॉस करवाएंगे. सो फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन इज़ P1. फर्स्ट फाइनल जनरेशन में सिंबल के नीचे प्लस का साइन जो है यू नो दैट शोज़ फीमेलनेस एंड सर्कल के ऊपर एरो शो करता है मेल सिंबल को. सो सर्कल के साथ प्लस जो है वो फीमेल को शो करता है. तो फर्स्ट फाइनल जनरेशन जो आई थी वो ऑल जो थे वो राउंड थे, ऑल्दो वो हेट्रो थे, क्योंकि एक स्मॉल आर उनमें एक पेरेंट से आया था और एक कैपिटल आर उनमें दूसरे पेरेंट से आया था. सो दे वर हेट्रो बट दे ऑल वर राउंडेड सीड थे. ये सारे राउंड सीड थे. सो इनका अगर पनेट स्क्वायर ड्रॉ किया जाए, पनेट स्क्वायर जैसे कि इसमें दिखाया गया है, एक ऐसा स्क्वायर जिसमें आपको सर्कल में कैपिटल आर लिखा हुआ ऊपर नज़र आ रहा है और स्मॉल आर लिखा हुआ सर्कल में नज़र आ रहा है. आपने एक तरफ इसी तरह से फीमेल गैमीट्स लिख लेने और एक तरफ आप मेल गैमीट्स लिखते हो, और जब आप उन्हें मल्टीप्लाई करते हो तो इन बिटवीन ये जो 4 ब्लॉक्स आपको नज़र आ रहे हैं इसमें आप उनके जो है वो कॉम्बिनेशंस बनाते हो. जैसे कि एक तरफ मेल के गैमीट्स हैं, ऊपर कैपिटल आर एंड स्मॉल आर जो कि सर्कल में लिखा हुआ है, और दूसरी तरफ फीमेल गैमीट्स हैं, एक साइड पे कैपिटल आर एंड स्मॉल आर लिखा हुआ है. आप क्या करते हो कि आप जब उसको क्रॉस करते हो तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन विल बी कैपिटल आर ऑल राउंड सीड, और ट्रू ब्रीडिंग लाइन आएगी इसमें, और होमोजाइगस कंडीशन कहते हैं. व्हेन बोथ आर सेम it is a homozygous condition. Next is capital R small r, that is a heterozygous condition. Next is इसी तरह से जो है आपको फिनोटिपिक रेशो अगर आप काउंट करते हो पेरेंटली कि देखने में कैसे हैं, तो ये देखने में जो है वो 3 राउंड होंगे, एक रिंकल होगा. रिंकल जो है वो एक ही है जिसमें 2 स्मॉल और आ गए हैं रिसेसिव. सो रेशो आएगा 3:1 का रेशो आएगा. फिनोटिपिक रेशो देखने में कैसे हैं, 3 राउंड है और एक रिंकल है, तो 3:1 का रेशो आएगा. इसी तरह जीनोटाइप अगर आप देखो जीन्स कैसी हैं, तो इनमें से एक जो है वो कैपिटल आर है, 2 जो है कैपिटल हेट्रो हैं, एक होमो है और एक जो है एक होमोजाइगस रिसेसिव है, एक होमोजाइगस डोमिनेंट है और एक हेट्रोजाइगस है. तो फिर 1:2:1 का रेशो आएगा. सो इन दिस पैराग्राफ दे हैव एक्सप्लेन द सेम थिंग दैट P1 जनरेशन फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन ली गई, देन F1 जनरेशन लेकर उसका क्रॉस किया गया, और देन जो है वो F2 जनरेशन जब पनेट स्क्वायर में जो कि फाइंड आउट की गई है दैट इज़ F2 जनरेशन. इसमें आप देखोगे कि मेंडल ने अलाउ किया सेल्फ फर्टिलाइजेशन अमंग F1 मोनोहाइब्रिड टू रेज F2 प्रोजनी कहते हैं ऑफस्प्रिंग्स को. सो एज अ रिज़ल्ट ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो 4 में से 3 थे वो जो थे वो राउंड थे
और 4 में से 1 रिंकल था तो 3:1 का रेशो आ जाएगा। इसी तरह जो है जब इसका जीनोटिपिक रेशो निकाला जाएगा तो उसमें हमने ये देखना है कि होमो और हेट्रो कितने हैं। सो इसमें से जो 1 है वो होमोजाइगस डोमिनेंट है, 2 जो है वो हेट्रोजाइगस हैं और 1 होमोजाइगस रिसेसिव है। सो 1:2:1 का रेशो आएगा। जब आप इस क्रॉस को ड्रॉ करते हो तो आपने रिजल्ट्स हेडिंग लगा के इसको एक्सप्लेन करना होता है बहुत क्लियरली। सो दिस इज़ अबाउट द Mendel's cross that he made between a cross fertilization between two pure breeding lines. One is a true breeding round seed, another is a true breeding wrinkle seeds. और उनकी जब हम F1 and F2 generations तक जाएंगे, so we will get their genotypic and phenotypic ratios. So once I'm going to recapitulate what we have studied in this topic. We have studied that Mendel formulated 2 laws, law of segregation and law of independent assortment, and he explained the concept of contrasting pair of traits. We have learned that why pea plant was chosen. Pea plant की qualities क्या क्या हैं? hermaphrodite है, इसमें जनरेशनल गैप कम है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन के साथ साथ क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी की जा सकती है, इट हैज़ शार्पली डिस्टिंक्ट ट्रेड्स एंड it has very clear cut alternative forms that are the contrasting pair of traits. We have learned about 7 contrasting pair of traits, and then we have learned between the difference between a monohybrid cross and a dihybrid cross. Mono means एक वक्त में एक ट्रेड जिसमें स्टडी की जाए वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है, और एक वक्त में 2 ट्रेड्स इकट्ठी स्टडी की जाए तो फिर वो डाईहाइब्रिड क्रॉस होता है। और फिर हमने देखा है कि हाउ टू डिटर्मिन रेशोज़ व्हेन वी डू make a cross to study single trait inheritance in pea plants. So how we can write their genotype and phenotypic ratios. So this is all about in your second lecture of this chapter. After that we will learn Mendel's first law of inheritance in detail, that is based on the same cross. So you would have to learn how to make this cross. Thank you so much.